हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज क्लास 10 के सिविक्स लेसन 1 हैंड राइटिंग नोट्स लेके आया हूँ। आप लोग देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो नोट्स मैं देने जा रहा हूँ, ये किताब के अंदर से निचोड़ करके दिए हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। परीक्षा में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और देखते रहिए, पहले हम MCQ वगैरह सब छोड़ दिए हैं, आज नोट्स छोड़ दिए हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ सत्ता की सजदरी लेसन 1 10 क्लास का सिविक्स है। तो आप लोगों को नोट्स देने वाले थे हम। MCQ तो पहले छोड़ चुके हैं पार्ट 2 तक। आज आप लोगों को कॉपी में नोट बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन या कुछ मतलब इसमें किताब का फैक्ट से दे रहा हूँ। ये सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ये पूरा पाठ का विश्लेषण क्या हुआ है और आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। देखिए, ये सत्ता की साझेदारी है क्या? जैसे कि मतलब आप लोग देखते होंगे कभी कभार, जैसे कि कोई के घर में पिताजी का राज चलता है, कोई के घर में माँ का राज चलता है, तो इसमें पापा का जो भी रूल है वो सबको मानना पड़ता है। अगर पापा किसी कारणवश नहीं है तो उसका, अगर बेटा है तो उसका फिर राज चलेगा। तो ये क्या हो रहा है, पापा का पावर किसको दिए? उसका बेटा को, उसका बेटा को मिला। तो उसी तरह पावर शेयर यानी शेयर करते रहे हैं। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं रहेगा या पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी को पावर नहीं देंगे, और या ये भी हो सकता है कि देश को चलाने के लिए PM इस बार आया, फिर दूसरा बार PM दूसरा होगा, फिर ऐसे करते उसका जो चलाने का जो शक्ति होता है, पावर होता है, ठीक है, उसको ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। एक के बदले एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कहानी हम आप लोगों को बता दिए हैं कि ये बेल्जियम की जो मानचित्र हम दिखाने जा रहे हैं, ये बेल्जियम की मानचित्र है, देख लीजिए। इसमें हम आप लोगों को बताए थे, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, ये देखिए, बेल्जियम की मानचित्र है। बेल्जियम 2 हिस्सों में बढ़ गया था। एक फ्लेमिश क्षेत्र देखिए ऊपर में है पीला कलर, और रेड कलर जो है ये आपका है बेलोनिया एरिया, ठीक है। देखिए आप लोगों का देख रहे होंगे, ये देखिए बेलोन एरिया, ठीक है, बेलोन क्षेत्र था। इसमें फ्रेंच भाषा लोग बोलते थे 40%, और देखिए साइड में, राइट साइड में जर्मन दिख रहा है 1%, और जो फ्लेमिश एरिया 59% ये डच भाषा बोलते थे। ये बेल्जियम का सामुदायिक क्षेत्र, ठीक है। और जो बीच का दिखाई दे रहा है ब्रुसेल्स, इसमें देखिए उसका राजधानी है, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और ये जो बेल्जियम है ये यूरोप महादेश में पड़ता है, ठीक है। ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की, और उसमें देखिए फ्रेंच सबसे ज़्यादा था 80%, और 20% डच था। अगर बेल्जियम के पूरा बेल्जियम की बात किया जाए तो फ्लेमिश एरिया में रहने वाले डच 59 था पूरा, अगर बेल्जियम की बात किया जाए। और उसमें देखिए अगर ब्रुसेल्स यानी उसका राजधानी की बात किया जाए तो फ्रेंच सबसे ज़्यादा था। तो चलिए, अभी फिगर के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। देखिए उसके बारे में साइड में दिया हुआ है, ब्रुसेल्स का कलर दिया हुआ है क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है। और बेलोन एरिया, इसमें फ्रेंच भाषी लोग 40%, साइड में लिखा हुआ सब कुछ A to Z आप लोगों को वर्णन किया हुआ है। ये वाला आप लोग अपना कॉपी में उतार लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जर्मन भाषा 1% देखिए साइड में दिया हुआ है, इसके अंदर ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी विश्लेषण से जाएंगे, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका का कहानी है। ये दोनों ही देश बहुत जटिल, बहुत परिश्रम सफलता से मिला था आज़ादी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र देश नहीं था। चलिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। हाँ, ये यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। चलिए अगर बात किया जाए, जैसे भारत की एक राज्य हरियाणा, उससे भी छोटा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से आधी, करीब आधी। मान लीजिए हरियाणा में अगर 2 करोड़ है तो उसमें 1 करोड़ है, मतलब उसका आधा से भी करीब आधा। चलिए आगे बढ़े। इस छोटे से देश में
देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। हाँ, इसमें ये समुदाय जो बना था ये बहुत ही जटिल था। राजधानी उसका ब्रुसेल्स की अगर बात किया जाए तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते थे। ठीक है, और इसकी सीमा अगर बात किया जाए तो नीदर लिख दिया है, नीदर होता है। नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग ये हिस्सा में लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। जातीय बनावट, देखिए जातीय बनावट थोड़ा परीक्षा में आता ही है। तो जातीय बनावट किस प्रकार से लिखिएगा, देश की कुल आबादी का 59% फीसदी हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्रों में रहती है और डच भाषा बोलते हैं। ये तो पहले ही फिगर में आप लोगों को दिखा दिया। और 40% लोग बेलोनिया क्षेत्रों में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। और उसकी राजधानी जो था ब्रुसेल्स, उसमें 80% लोग फ्रेंच और 20% डच बोलते थे। ठीक है, अभी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे समस्या क्या हुआ था। एक्चुअली कुछ तो कारण होगा, ये झंझट, ये जो टकराव हुआ था कुछ तो कारण हो सकता है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, देखिए फ्रेंच लोग अगर बेल्जियम के पूरा बेल्जियम की बात किया जाए तो फ्रेंच लोग बहुत कम था। तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, पढ़ा लिखा ज़्यादा थे और उन लोग के बीच बहुत ताकत थे, यानी आपका हथियार वगैरह बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बहुत बाद जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति से नाराजगी थी। हाँ, इसी कारण से टकराव या तनाव बढ़ गया था, क्योंकि डच भाषी लोग बहुत ज़्यादा था किंतु इन लोग के पास ना कोई समृद्धि थी और ना ही कोई ताकत थे। ठीक है, इसी के कारण लोग जलते थे, किससे, फ्रेंच से नाराजगी रहते थे। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ, अपना तनाव बढ़ने लगा और हिंसा की ओर देखने लगा और टकराव होने लगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास ना तो ताकत था और ना ही पढ़े लिखे थे। कौन लोग, डच लोग। हालांकि बेल्जियम में फ्रेंच कम था बोलने वाले, 40% ही था, और लेकिन डच ज़्यादा था। लेकिन वहाँ पर जलन यानी बहुत जलते थे, पढ़ा लिखा नहीं था फ्रांस के उतना और उसमें ताकत नहीं थे। चलो आगे बढ़े। इन दोनों समुदायों का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखाई दिया। अच्छा, यहाँ पर जितना भी टकराव या हिंसक हुआ ये सबसे ज़्यादा दिखने को मिला ब्रुसेल्स में। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। हाँ, वहाँ पर डच ज़्यादा था। कहाँ पर, आपका बेल्जियम में अगर डच बोलने वाला हिस्सा संख्या से हिसाब की अपेक्षा ज़्यादा थे। धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। डच भाषा बहुत था लेकिन वह धन संपत्ति के लिए बहुत ही कमज़ोर थे। चलिए पढ़ेंगे। डच बहुसंख्यकवाद, समृद्ध नहीं था। फ्रेंच अल्पसंख्यक था लेकिन उसको पावरफुल थे, पूरा समृद्ध थे। ठीक है, बेल्जियम की समझदारी, चलो क्या क्या समझदारी थे। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया है। हाँ, इसमें क्षेत्रीय जो भी नेता क्षेत्रीय अंतरों का, सांस्कृतिक विविधता अलग अलग स्वीकार, अलग अलग टाइप का उन लोग का विचारधारा था। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान को 4 बार सिर्फ इस बात के लिए किए क्योंकि वहाँ पर हमेशा टकराव होते थे और विभिन्न जातियों के बीच टकराव बहुत होते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, संविधान को 4 बार संशोधन किया कि किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे बनाने से अच्छा होगा, है ना, आम जनता को कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे शांति बनाए रखे, उसके लिए वो सोचे थे। ठीक है, बहुत सारा बात को यहाँ पर लगाया गया। ठीक है, और ये 4 बार संविधान को वहाँ का संशोधन किया। देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो, वो सभी मिलजुल कर रहे, ऐसा भी वहाँ पर संशोधन किया। ठीक है, ऐसा भी शांति बनाने के लिए नियम कानून बनाए उन्होंने। इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील थी और कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब बोलता है ना वंडरफुल, मतलब ऐसा चीज़ बनाया जो कोई देश ने ऐसा नहीं बना पाया, ऐसा व्यवस्था वहाँ पर किए। चलिए, बेल्जियम के मॉडल के मुख्य बातें, क्या क्या मॉडल, क्या क्या बनाए स्ट्रक्चर, उसको देखेंगे। संविधान की इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ऐसा बनाया कि डच और फ्रेंच
हालांकि जितना भी क्यों ना ताकतवर समृद्धि हो, लेकिन उन लोग का संख्या समान रहेगा कोई भी केंद्रीय सरकार में, ठीक है। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, तभी वो विशेष कानून बन सकता है। दोनों भाषा के लोग क्या हो, बहुमत में मतलब बहुमत मिले, संसद में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। यानी चुनाव जब होगा तब जिसका वोट ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर चुना जाएगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, कोई भी एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, तानाशाही जैसा, ठीक है। केंद्र सरकार की अपेक्षा अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्र सरकारों की सुरपेक्ष कर दी गई है। यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, राज्य के लिए है, केंद्र के लिए हो, ऐसा भी बना दिया गया है, ठीक है। जैसे भारत में बुरसेस में अलग सरकार है, हाँ, उसका राजधानी में अलग सरकार है, उसके दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व हैं, हाँ, वहाँ पर भी जो दोनों समुदाय थे डच और फ्रेंच, उन लोग का भी समान प्रतिनिधित्व कर दिया, ठीक है। फ्रेंच भाषी लोग ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव का स्वीकार किया गया, हाँ, उसमें स्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो जैसे नियम लिखा हुआ वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। डच भाषा लोगों भी क्या किया, जो बराबरी है सभी का दोनों के बीच, वो स्वीकार कर दिया। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार, हाँ। और वहाँ पर भारत में जैसे 3 सरकार चलता है, वहाँ पर भी ऐसे 3 सरकार यानी सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाने लगा। इन सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हो इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। मतलब फ्रेंच कहीं भी रहे, डच कहीं भी रहे और जर्मन कहीं भी रहे, वहाँ का समुदाय जो भी चाहे वो वहाँ रहते हैं, जहाँ भी चाहते हैं रहने के लिए, लेकिन समुदाय सरकार को ही चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने के अधिकार हैं, और जो सरकार बनता है वो सब कुछ अपना फैसला खुद लेते हैं। चलिए अभी तो समझ में आई है आप लोगों को बेल्जियम के बारे में, और पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपका श्रीलंका के बारे में। चलिए बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, इसलिए सेकंड पार्ट भी किया जा रहा है।